हेलो एवरीवन। जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। इसके फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपने देख लिए हैं। उन फर्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, डिटरमाइन किया था। 3 रिएक्शंस हम लोगों ने स्टडी किए थे। रिएक्शन नंबर 1 हाइड्रोजिनेशन, रिएक्शन नंबर 2 मोनोक्लोरिनेशन और रिएक्शन नंबर 3 ओजोनलाइसिस। इससे हमने हाइड्रोकार्बन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था कि उसके क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। कुछ हिंट्स हमें दिए जाते हैं और कुछ हम उसमें प्रेडिक्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आज मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट के अंदर होगा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट का मतलब हम लैब में जाके और चेक करने वाले हैं कि इस मॉलिक्यूल में या सैंपल में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए लैब टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये पार्ट सेकंड होगा। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द सैंपल। मींस सैंपल में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दोनों चीज इसके साथ हम कंफर्म करने वाले हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि कंफर्म प्रेजेंट है, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि कंफर्मली वो एब्सेंट है। तो दोनों चीजें इसमें वेरीफाई हो जाएगी कि अल्कोहल किसी सैंपल में प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। सिमिलरली एसिड प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। और कोई अमीन्स की हम बात करेंगे तो अमीन्स प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टेस्ट हम लोग आज स्टडी करेंगे, और आपको उन टेस्ट की बेसिक इंफॉर्मेशंस को याद रखना पड़ेगा। बच्चों, याद रखना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहला टेस्ट लेता हूं बच्चों, सोडियम मेटल टेस्ट। इसका मतलब सोडियम मेटल का हम यूज करेंगे, और किसी भी सैंपल में उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नहीं है, इस चीज को हम कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सोडियम मेटल टेस्ट में होता क्या है, आप सैंपल लीजिए और सैंपल के अंदर सोडियम मेटल का छोटा सा पीस उसमें ऐड करते हैं, डालते हैं। और अगर डालने के बाद उसमें पॉप अप साउंड आती है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हम बोल सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था। और नहीं होती है तो हम बोल देंगे कि उसमें एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कहां कहां प्रेजेंट होती है, उसको आप सबसे पहले नोटिस करेंगे। तो सोडियम मेटल टेस्ट किस किस के लिए होगा? जब H एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, sp हाइब्रिड कार्बन, आप लोगों ने देखा था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है वो कार्बन sp हाइब्रिड होता है। साथ में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि उसकी हाइड्रोजन एक्टिव होगी और वो सोडियम मेटल टेस्ट देगा। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, डमी एग्जाम्पल है अल्कोहल ROH। इसमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर इसकी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया, तो 1 मॉलिक्यूल का मैं H2 गैस में कन्वर्जन करने के लिए हाफ H2 लिखूंगा। अगर मैंने इसका 1 मोल लिया होता तो मैं यहां पर हाफ मोल लिख देता। अगर मैं इसके x नंबर ऑफ मोल लेता हूं तो यहां पर x/2 मोल्स ऑफ H2 इसमें से रिलीज होगी। सिमिलर देखो, RSH थायोल, आपने नाम सुना था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और ये हाइड्रोजन भी सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सिमिलरली अमीन्स, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस अमीन को हम बोल सकते हैं प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। इसमें भी आप एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, H2 गैस रिलीज होगी। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाया हमने। यहाँ पर एक 5 मेंबर की रिंग है। इस 5 मेंबर की रिंग में देखिए आप 2 पाई बॉन्ड्स भी हैं। इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन का जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन बीच वाले sp3 कार्बन से, यानी कि CH2 ग्रुप, इसी CH2 ग्रुप को हम बोलने थे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसी एक्टिव मिथाइलिन की हम बात कर रहे थे। इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है और सोडियम के साथ ये H2 गैस रिलीज करता है। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है R, C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। 2 C डबल बॉन्ड O यानी 2 एल्डिहाइड कीटोन्स के बीच वाला जो CH2 ग्रुप होता है CH2, इस ग्रुप का हाइड्रोजन भी एक्टिव होता है, एसिडिक होता है, और ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल टेस्ट देता है।
तो मैं इसके साथ जब रिएक्ट करूंगा तो बेटा ये हाइड्रोजन निकलेगी, और ये हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ पर वही नेगेटिव चार्ज के साथ ये सॉल्ट बनेगा एनायन और कैटायन का, और H2 गैस रिलीज होगी। अब देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया ईथर। ईथर के अंदर बच्चों आप जानते हो C और C आपस में ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ROR लिखा है मतलब COC होगा। ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, और कोई भी हाइड्रोजन अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। देखो अगला एग्जांपल में C ट्रिपल बॉन्ड CH, मींस ये अल्काइन है और ये टर्मिनल अल्काइन है, कॉर्नर पर CH है। क्या इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप बता सकते हो? एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, sp हाइब्रिड होता है, और sp हाइब्रिड हमने कार्बन लिखा है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसके साथ जब सोडियम की रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर इसमें से H निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट अगर मैं ये एल्कीन लेता हूं जिसमें कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तब ये रिएक्शन नहीं होगी, और sp3 लेता हूं तब भी ये रिएक्शन नहीं होगी। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ ईथर, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन ही कनेक्टेड है, कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, हमने फर्स्ट टेस्ट कौन सा पढ़ा है? सोडियम मेटल टेस्ट। किसको चेक करने के लिए यूज करते हैं? चेक द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन एटम इन द सैंपल। एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं बच्चों? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, sp हाइब्रिड कार्बन और एक्टिव मिथाइलिन से कनेक्टेड होती है, वो H2 गैस रिलीज करते हैं, और जिसमें ऐसा नहीं होता है वो H2 गैस रिलीज नहीं करते हैं। हाँ तो बच्चों अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, विच कैन गिव सोडियम मेटल टेस्ट। अभी हम बात कर रहे थे कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ही ये टेस्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो आप चेक करना शुरू करिए। ए ऑप्शन, क्या इसके अंदर कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो रिएक्ट कर सकता है? तो यहां हमने देखा OH, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन था वो अटैक कर सकता है और H2 गैस रिलीज होगी, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सेकंड, फिनॉल, क्या फिनॉल के अंदर भी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है? बोल सकते हैं कि ये भी सोडियम मेटल टेस्ट देना चाहिए। सी ऑप्शन, इसमें नाइट्रोजन है लेकिन नाइट्रोजन के साथ तीनों कार्बन कनेक्टेड हैं, तीनों कार्बन कनेक्टेड हैं, ध्यान से देखेंगे, और कार्बन के साथ H कनेक्टेड है, और कार्बन के H हम जानते हैं कि sp होने पर ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, यानी कि ये सोडियम मेटल टेस्ट नहीं देगा। ये कौन सा डिग्री अमीन है बच्चों? ये 3 डिग्री अमीन है। बात करते हैं डी ऑप्शन में ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये भी इस टेस्ट को नहीं देने वाला है। ई ऑप्शन, क्या इसमें एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम है और इसी हाइड्रोजन की वजह से ये टेस्ट देगा। लास्ट एफ, इसके अंदर देखिए आप O के साथ हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगाया? ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप है और वो भी हाइड्रोजन की तरह से ही पार्टिसिपेट करता है, रिएक्ट करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि अगर हाइड्रोजन टेस्ट देता है तो ड्यूटेरियम भी ये टेस्ट देगा। और इसके अंदर यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होने वाली है? D2, ड्यूटेरियम गैस रिलीज होगी। कितने मोल्स इसके बन सकते हैं? एक ही एटम है इसलिए हाफ मोल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड्स। देखिए स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं तो इसका तरीका हम लास्ट लेक्चर से भी सीखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6, इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहला काम होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका डिग्री 2, Du2, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, और हमने यहां पर इंफॉर्मेशन में मेंशन किया है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, H2 गैस देता है। तो फिर कौन सा टाइप का कार्बन इसमें होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला? तो ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर टर्मिनल अल्काइन ग्रुप होना चाहिए जिसका H एसिडिक होता है और ये कार्बन sp हाइब्रिड होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब टोटल कार्बन को ध्यान में रखते हुए इसकी स्ट्रक्चर बना लें, तो फाइनली इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मींस ये स्ट्रक्चर होगा 1 ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर कौन सा होगा? 1 ब्यूटाइन। यहां पर 2 ब्यूटाइन भी इसके स्ट्रक्चर में आ सकता था, बट इस रिएक्शन को वो नहीं परफॉर्म करने वाला है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 ब्यूटाइन, जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। बी ऑप्शन ट्राई करें। बी ऑप्शन में सबसे पहला काम DU चेक करें। अगर मैं DU चेक करता हूं तो इसका DU आता है 10-2, 8 DU आता है बच्चों, 8 DU। और इसके अंदर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, 1 मोल से 2 मोल H2 निकल रहा है
और हम नॉर्मली जानते हैं एक H का हाफ बनता है, तो यहाँ पर अगर इसके अंदर 4 एसिडिक H होंगे तब ये 2 मोल्स में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसके 4 एसिडिक H कैसे बना सकता हूँ? 8Du इसका यूज करना है मुझे इसमें, तो मैं 8Du से मैं देख लेता हूँ कि ऐसे 4 टर्मिनल अल्काइन बना लूं, यानी कि 4N2C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप लगा दूं। तो इसको मैंने अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट किया तो 4 × C ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स 8 कार्बन और 4 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें से देखता हूं 8 कार्बन और 4 हाइड्रोजन माइनस किया तो सिर्फ एक ही कार्बन मेरे पास बचता है। तो क्या इसी से मुझे हिंट मिल गया है कि सिर्फ ये कार्बन एटम ही 4 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ कनेक्टेड किया जाए? 4 एसिडिक H भी हो गए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कर गया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रक्चर इसके लिए वैलिड स्ट्रक्चर होगा, बी का आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट के अंदर लिया हुआ है C3H8O3, इसका भी DU चेक किया सॉल्यूशन में, DU आ रहा है बच्चों 0, इसका मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगी, कोई रिंग नहीं होगी। अब ये बोलता है कि इसका 1 मोल लेने पर 1.5 मोल H2 आती है, तो मैं इसको जस्ट डबल कर दूं कि उसमें एसिडिक H का नंबर कितना हो जाएगा, 1.5 × 2 मीन्स 3 एसिडिक H होने चाहिए। तो तीनों ऑक्सीजन OH के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, तो मैं इस स्ट्रक्चर को लिख सकता हूं CH2 CH CH2 और तीनों कार्बन पर एक एक OH लगा दूं। ये बन जाएगा कंपाउंड जिसके अंदर के 3 एसिडिक H प्रेजेंट होंगे और इस कंपाउंड का नेम होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जानते हैं आप लोग, कॉमन नेम होता है इस कंपाउंड का ग्लिसरॉल, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, इट इज ग्लिसरॉल। एक ही कार्बन पर हम 2 OH क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हमने हर एक कार्बन पर एक ही OH यूज किया है। चलिए बच्चों अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं, C4H10O, इसका DU निकाला आपने, DU आ गया 0, इसका मतलब फिर से पता कि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगी, कोई रिंग नहीं होगी, बट ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब इसके ऑक्सीजन के साथ H कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो फिर इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगी? मींस इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर में हमें ईथर बनाना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर को लेते हुए टोटल 4 कार्बन, तो मैं इस तरफ एक कार्बन यूज कर लूं, इधर 3 कर लेता हूं। दूसरा एक और स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं जिसमें 2 इधर यूज कर लें, 2 दूसरी तरफ यूज कर लें। एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें 3 एक तरफ यूज किए लेकिन ब्रांच के साथ। तो क्या इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं और इन तीनों स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप ईथर होगा और तीनों में ऑक्सीजन के साथ कोई H प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या हमको ये सोडियम मेटल टेस्ट समझ में आ गया बच्चों? सोडियम मेटल टेस्ट से हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उसका एसिडिक H है या नहीं, यह टेस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर है सभी को? यस, नेक्स्ट टेस्ट पर हम बात करेंगे। सेकेंड लैब टेस्ट बच्चों कौन सा है? लैब टेस्ट ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसके लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन लर्न करनी है। इंफॉर्मेशन नंबर 1, बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट में रिएजेंट होता है डाइल्यूट कोल्ड अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन। इसके अंदर 1% केमेनोफोर होता है, रेस्ट 99% वाटर होता है। तो पहला आपको रिएजेंट लर्न करना है बेयर्स रिएजेंट और इसके टेस्ट का नाम हो जाएगा बेयर्स टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा कि जब आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सैंपल लिया, इस सैंपल के अंदर एल्कीन या अल्काइन है या नहीं इसको हम कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसमें मैंने बेयर्स रिएजेंट ऐड किया। बेयर्स रिएजेंट का मतलब 1% सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन होता है पिंक पर्पल कलर का। पिंक पर्पल कलर का सॉल्यूशन जब इसमें हम धीरे धीरे ऐड करते हैं और इसका कलर डिसअपियर होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कंफर्म है कि इसके अंदर एल्कीन और अल्काइन प्रेजेंट होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, बेयर्स टेस्ट किसके लिए होगा? एल्कीन्स और अल्काइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिएजेंट कौन सा होगा? डाइल्यूट कोल्ड अल्कलाइन केमेनोफोर। इसका कलर कौन सा है? पिंक पर्पल कलर। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में सैंपल है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है सैंपल और इसके अंदर हमने लिया हुआ है रिएजेंट। अब मैं सैंपल में रिएजेंट मिक्स कर रहा हूं, अगर कलर डिसअपियर होता है मींस इन और आइन में से कोई एक या दोनों सैंपल में होने चाहिए। नाउ कम टू द टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका रिएजेंट होता है ब्रोमीन और वाटर ही होता है इसमें। ब्रोमीन वाटर का कलर कौन सा होगा? रेड ब्राउन सॉल्यूशन होगा, रेड ब्राउन कलर होता है। इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? रेड ब्राउन कलर डिसअपियर होगा बिकॉज
ब्रोमीन एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी और ये कंपाउंड किसी और नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और नए प्रोडक्ट जो बनेगा उसका कलर कौन सा होगा बच्चों? व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। इस टेस्ट को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जैसे मैंने लिया सपोज एक टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का सॉल्यूशन यानी ब्रोमीन वाटर, इसको आप मान के चलिए कि ये कोको कोला जैसा दिखाई देता है। इस कोको कोला वाले सॉल्यूशन को हमने एक सैंपल के सॉल्यूशन में ऐड करना शुरू किया। सैंपल अभी कलरलेस है, हाइड्रोकार्बन कलरलेस होते हैं। इस कलरलेस में जैसे ही मैंने ऐड करना शुरू किया तो ये हल्का व्हाइटिश कलर में कन्वर्ट होगा, मींस इट इज सिमिलर टू लिम्का। तो ये कोको कोला से जब लिम्का में कन्वर्ट हो जाए और ऐसा होने पर हम कंफर्म मान लेंगे कि कंक्लूजन क्या निकाला आपने? एल्कीन अल्काइन प्रेजेंट थी और ब्रोमीन उसमें रिएक्ट कर गया है, पार्टिसिपेट कर गया है। तो दो टेस्ट एल्कीन अल्काइन के लिए यूज किए जाते हैं। टेस्ट नंबर 1 ब्रोमीन वाटर टेस्ट और टेस्ट नंबर 2 बेयर्स टेस्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइन मींस ऐसा अल्काइन जो कॉर्नर वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल हो। ऐसे अल्काइन को हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। पहला होता है टॉलरेंस टेस्ट और दूसरा होता है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। कौन कौन से होते हैं? टॉलरेंस एंड क्यूप्रस क्लोराइड। पहले हम बात करते हैं टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस में टॉलरेंस रिएजेंट कौन सा होगा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐसे लिखा जा सकता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन। या इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है AgNH3 होल ट्वाइस और ये आयन के फॉर्म में होगा। तो हम सैंपल में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये आपको लर्न होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर अल्काइनाइड मिलता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर ये H रिमूव करके इसकी जगह आ जाएगा सिल्वर और ये व्हाइट कलर का होता है। कंक्लूजन, अगर ये प्रेसिपिटेट आया तो कंफर्म हो गया टर्मिनल अल्काइन है और ये प्रेसिपिटेट नहीं आया तो भी कंफर्म हो गया कि ये अल्काइन इसमें नहीं है। इस तरीके से हमने पहला टेस्ट देखा। दूसरा क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इसमें यूज करते हैं, Cu2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रेड कलर का कंपाउंड बनता है जो कि क्यूप्रस अल्काइनाइड का कंपाउंड होगा, मींस C ट्रिपल बॉन्ड C, कॉपर साथ में है। इसका मतलब है कि टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है और अगर रेड कलर का कंपाउंड नहीं बनता है तो ये भी कंफर्म है कि इसमें टर्मिनल अल्काइन नहीं है। अब एक एग्जांपल में देखते हैं। C4H6 मुझे दिया गया है ना बच्चों। C4H6 में पहला रिएक्शन टॉलरेंस के साथ करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और सेम मैंने लिखा अल्काइन C4H6 जो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन करने पर कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, कोई कलर नहीं देता। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा या दोनों में कोई डिफरेंस होगा? तो पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या हमने बोला था टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट होना चाहिए। तो C4H6 यानी पहले वाले का जो आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये टर्मिनल अल्काइन है तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड का आंसर अल्काइन जरूर है लेकिन टर्मिनल नहीं है, तो क्या इसके अंदर हमें अल्काइन बीच में बनाना चाहिए? इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलरेंस का यूज भी कर सकते हैं। मींस ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो आप उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दीजिए। जिस सैंपल में व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है वो ब्यूट 1 आइन का होगा और जिस सैंपल में नहीं आता है वो ब्यूट 2 आइन का होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। विच कैन गिव रेड कलर विद क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में कोई टर्मिनल अल्काइन है नहीं, एल्कीन जरूर है बट अल्काइन नहीं है, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा। ये टेस्ट नेगेटिव बोला जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन में टोटल 4 कार्बन एटम्स और अल्काइन बीच में है, इसका मतलब टर्मिनल नहीं है, तो ये भी ये टेस्ट नहीं दे सकता। अगर मैं सी की बात करूं तो इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन ये टर्मिनल है, कॉर्नर पर है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये डेफिनेटली टेस्ट देगा। इसका मतलब इसमें रेड कलर हमको मिलना चाहिए। डी ऑप्शन,
बच्चों देखो डी ऑप्शन में भी टर्मिनल अल्काइन है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि टर्मिनल अल्काइन चेक करने के लिए आपको कितने टेस्ट आने चाहिए, 2 टेस्ट आने चाहिए, टॉलरेंस और क्यूप्रस क्लोराइड। दोनों टेस्ट अगर पॉजिटिव हैं तो टर्मिनल अल्काइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H8। ये कोई कंपाउंड है, 3 रिएक्शंस गिवन है। पहला है टॉलरेंस नेगेटिव, मींस टॉलरेंस के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। ब्रोमीन वाटर पॉजिटिव, मींस ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मींस इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट से हमने कंक्लूजन निकाला टॉलरेंस से रिएक्ट नहीं करता, मींस सी ट्रिपल बॉन्ड CH एब्सेंट होगा। सेकंड से हमने निकाला कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है बट टर्मिनल नहीं होगा। थर्ड में लिखा इसने H2NI साइक्लोपेंटेन, इसका मतलब इसकी स्केलेटन फिक्स हो गई, साइक्लोपेंटेन होनी चाहिए। तो मैं इसका DU निकाल लेता हूं। तो DU आता है C5H8 का 2 DU मींस एक पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग होगी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में रिंग है। तो फाइनल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर इसका सॉल्यूशन लिखा जाए तो फाइनली साइक्लोपेंटेन तो होना ही चाहिए, एक DU इसमें आ चुका है और एक आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, नो, कैंसिल हुआ। क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है, यस बिकॉज ऑफ एल्कीन। क्या ये हाइड्रोजनेशन के बाद साइक्लोपेंटेन बना सकता है, यस। तो हमने तीनों रिएक्शंस का यूज किया। अब हमें अगर तीनों रिएक्शंस याद हैं तो हम ये सारे कंक्लूजन्स यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। 5 नंबर C5H8, इसमें 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट। क्या कंक्लूजन आप इससे निकालने वाले हैं, क्या बोल सकते हो कि C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजनेशन करने से कोई कंपाउंड बना और उस कंपाउंड के 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट से हम टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन पता लगा लेते हैं। तो यहां मेरे को C ट्रिपल बॉन्ड C भी चाहिए और 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो मैं कार्बन का स्केलेटन कैसे बनाऊं कि इसमें DU2 आ जाए और 3 मोनोक्लोरो भी लास्ट में मिल जाए। क्या मुझे ये बनाना चाहिए स्ट्रेट चेन। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं कि ये Y वाला स्ट्रक्चर होगा। अगर ये Y वाला स्ट्रक्चर है तो फिर B वाला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए। तो ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, टर्मिनल अल्काइन भी है, 2DU भी है और हाइड्रोजनेशन के बाद Y बनने वाला है। और Y से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने आते हैं बच्चों, 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, 1 क्लोरोपेंटीन, 2 क्लोरोपेंटीन एंड 3 क्लोरोपेंटेन, सॉरी। सो टोटल इसके 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रक्चर पेंट 1 आइन होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। C5H6, 3 इंफॉर्मेशंस हैं। सोडियम के साथ H2 गैस देता है, मींस एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब E9 होना ही चाहिए। H2NI के साथ Z बनाया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिर्फ 1 मोनोक्लोरो देता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे फाइंड करना है जिसमें 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने और सोडियम मेटल के साथ भी टेस्ट दे। तो इसका DU चेक किया, DU आ रहा है बेटा 3, C5H6 का DU हो जाएगा 3। अब 3 DU है और एसिडिक एच भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होने चाहिए। क्या इसमें मैं 5 नंबर की रिंग बना लूं जिसमें हमने बात की थी कि ये एक्टिव मिथाइलिन होता है। इस एक्टिव मिथाइलिन की वजह से ये फर्स्ट टेस्ट दे सकता है। इसका DU सेटिस्फाई करना है तो 2 डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो क्या ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब H2NI किया तो साइक्लोपेंटेन बनेगा और साइक्लोपेंटेन के कितने मोनोक्लोरो बनते हैं, ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है। तो सभी इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हमने देखा, सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन जरूरी होना चाहिए, ईन होना चाहिए और सिर्फ 1 मोनोक्लोरो इसके फाइनल प्रोडक्ट से मिलना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C4H8,
बच्चों C4H8 में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि इसका DU कितना है 1। तो ये DU कहाँ जाना चाहिए, रिंग में जाना चाहिए, डबल बॉन्ड हम इसमें नहीं यूज कर सकते। तो बताइए इसके आंसर्स में क्या बन सकते हैं। क्या मैं 4 कार्बन को साइक्लोब्यूटेन की रिंग में यूज कर लूं और 3 की रिंग बनाऊं और एक कार्बन रिंग से बाहर यूज कर लूं। तो इसके ये दोनों आंसर हो सकते हैं और दोनों ही ब्रोमीन वाटर का टेस्ट नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, C6H12। बच्चों देखो इंफॉर्मेशन, ब्रोमीन वाटर यस वाइट सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब यही कोको कोला लिम्का में कन्वर्ट हो रही है, तो डबल बॉन्ड होगा। इसका DU था 1, तो एक डबल बॉन्ड ये होना चाहिए। अब हाइड्रोजनेशन किया तो एक पर्टिकुलर स्केलेटन इसने दिया हुआ है, क्या मुझे यही स्केलेटन इसके आंसर में यूज करना चाहिए। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड यूज करना है 1 DU। तो डबल बॉन्ड आप यहां नहीं लगा सकते, यहां लगाने पर इन चारों बॉन्ड्स में ही वैलेंसी का वायलेशन होगा, वैलेंसी 4 की जगह 5 हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक ही पोजीशन पर डबल बॉन्ड यूज कर सकता हूं, तो ये इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा। अब इन टेस्ट के बारे में अगर मैं लास्ट में कंक्लूजन छोटा सा लिखूं, तो वो कंक्लूजन ये होता है कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन ये रिएक्शन नहीं करते हैं, बेयर्स रिएजेंट के साथ भी नहीं करता और ब्रोमीन वाटर के साथ भी नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद बेयर्स रिएजेंट एज वेल एज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, बट फिनॉल एंड एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। बेयर से तो ये भी नहीं करेंगे, लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल और एनिलीन रिएक्शन करते हैं और इसकी ब्रोमीन यूज होगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और अपना कलर चेंज करेगी, वही व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन मतलब एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स। तो एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स नॉर्मली स्टेबल होते हैं, ये आप लोगों को पता है, पिछली क्लास से हम देखते आ रहे हैं। तो बेयर्स और ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते हैं। यस, नेक्स्ट टेस्ट की बात करें, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। इस अल्कोहल के टोटल 3 टेस्ट हमको स्टडी करने बच्चों। 3 टेस्ट में आपको रिएजेंट अच्छे से याद होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए। टेस्ट नंबर 1, लुकास टेस्ट। रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम सैंपल में HCl ZnCl2 मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर उसकी रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हुए लगभग 30 मिनट्स हो गए और कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब उस अल्कोहल की कैटेगरी कौन सी होगी, 1 डिग्री होगी। थोड़ा बहुत गर्म करने से ये 30 मिनट में लगभग व्हाइट प्रेसिपिटेट जैसा कुछ दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, तो ये 5 to 10 मिनट्स में रिएक्शन कर लेता है और इसकी टेस्ट ट्यूब में आपको रिजल्ट दिखाई देता है व्हाइट क्लाउडीनेस और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है, मीन्स हमको लगभग 1 मिनट के अंदर ही रिजल्ट आसानी से दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर लुकास टेस्ट 2 काम करता है, एक तो अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है, दूसरा अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 या 3 डिग्री, उसको डिस्टिंग्विश भी करता है, मीन्स अल्कोहल कौन सा है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगेन रिपीट करते हैं, लुकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, 30 मिनट में कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखाई देगा। 2 डिग्री अल्कोहल 5-10 मिनट में और 3 डिग्री अल्कोहल्स इमीडिएटली रिएक्ट करने वाले हैं। सो टेस्ट नंबर 1 इज यूज्ड टू identify as well as distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. Second test, Victor-Meyer test. Victor-Meyer test 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल का सैंपल लिया, फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस प्लस आयोडीन मिक्स करेंगे, सेकेंड स्टेप में AgNO2 सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, थर्ड स्टेप में HNO2 का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे और फाइनली उसमें बेस मिलाया जाता है। अब हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस याद रखने होते हैं, ये हम धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस पढ़ते समय याद रख लेंगे। अभी हमें सिर्फ इस तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड कलर। 2 डिग्री में ब्लू कलर और 3 डिग्री में कलरलेस। 3 डिग्री में रिएक्शन इनकम्प्लीट रहती है, 3 डिग्री में सिर्फ ये 2 रिएक्शन होती है, उसके बाद वाली रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो 1 डिग्री में रेड कलर, 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री में नो कलर। तो इस टेस्ट के लिए एक हिंट बन जाता है RBC। R मीन्स 1 डिग्री
B मीन्स 2 डिग्री, C मीन्स 3 डिग्री। और इस हिंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RBC में रेड ब्लू कलरलेस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की ये ऑब्जर्वेशंस होगी विक्टर मेयर टेस्ट में। तो इस टेस्ट का अपन दूसरा नाम भी अपने लिए याद रख सकते हैं, RBC टेस्ट। थर्ड टेस्ट आता है बच्चों सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है अमोनियम 2 मॉलिक्यूल्स, सेरिक और फिर उसके बाद नाइट्रेट 6 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से ये बन जाएगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। जब ये अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो ये नहीं देखता कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ये सभी अल्कोहल्स के साथ ये एक ही तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब ये कोई भेद नहीं करता है, डिस्टिंग्विश नहीं करता है। लेकिन जबकि लुकास और विक्टर मेयर दोनों अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एज वेल एज डिस्टिंग्विश भी करते हैं, लेकिन ये बेचारा सिर्फ रिएक्शन करता है और ये तीनों के अंदर रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। बट इससे हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि सैंपल में अल्कोहल है या नहीं, जबकि इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि अल्कोहल का डिग्री कौन सा है, टाइप कौन सी है। यस, नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड इनॉल। बच्चों फिनॉल बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्टेड हो, इस कंपाउंड का नेम होता है फिनॉल। और यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हम हाइब्रिडेशन अगर चेक करते हैं तो ये आता है sp2 हाइब्रिड, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले के साथ OH कनेक्ट होगा और वो बेंजीन के साथ होता है तो फिनॉल, और अगर वो ओपन चेन में होता है या बेंजीन के साथ नहीं है तब हम इसी को इन ऑल बोलते हैं, बिकॉज इन और ऑल एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड पर C और उसी पर ही OH, तो इसका इन ऑल। तो इन ऑल में से इस E को ड्रॉप करेंगे तो ये बन जाएगा इनॉल। तो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं फिनॉल और इनॉल के लिए, और इसका टेस्ट होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। एक ही टेस्ट होता है बच्चों इसका मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट। वो कौन सा टेस्ट होता है? FeCl3 टेस्ट। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आने वाला है? पर्पल वॉयलेट कलर आने वाला है। जब हम फिनॉल के सॉल्यूशन में FeCl3 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको वॉयलेट कलर या पर्पल कलर दिखाई देता है, तो ये कंफर्म कर देता है कि उसमें फिनॉल और इनॉल होगा। और अगर ये कलर नहीं आता है तो भी कंफर्म हो जाता है कि फिनॉल इनॉल नहीं होगा। रिएक्शन क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने फिनॉल लिया है 6 मॉलिक्यूल्स, FeCl3 1 मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा मैंने। इसमें आयरन के साथ फिनॉक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनता है FeOPH6 और इसी का कलर होता है वॉयलेट पर्पल सॉल्यूशन। तो ये अगर बन जाएगा इसका मतलब फिनॉल होगा, और अगर ये फिनॉल की जगह अल्कोहल या कोई और कंपाउंड है तो ये टेस्ट नहीं देता है, कलर चेंज नहीं दिखाता है। इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपन नोट करें, आप लोग नोट्स में इस चीज को नोट भी कर लेंगे। इसके रिमार्क्स, जैसे फिनॉल और इनॉल कौन से टेस्ट नहीं देंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये लुकास टेस्ट नहीं देते जबकि इसमें भी OH होता है। विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देते। ये दोनों टेस्ट फिनॉल और इनॉल नहीं देंगे। अब हम बात करें अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स कौन सा टेस्ट नहीं देते हैं? FeCl3 टेस्ट नहीं देते हैं। अब तीसरा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अभी हमने पढ़ा था कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को जब हम यूज करते हैं तो अल्कोहल के साथ ये रेड कलर देता है, ऑरेंज से रेड कलर का लगभग शेड इसका रहता है। लेकिन अगर यही सेम टेस्ट हमने फिनॉल के साथ किया तो फिनॉल के साथ ये ब्राउन कलर देता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर भी होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ब्राउन ब्लैक कलर इसमें दिखाई देता है। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट दोनों के साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ रेड और फिनॉल के साथ ब्राउन कलर। खास बात ध्यान रखने की है, फिनॉल इनॉल लुकास और विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देंगे जबकि अल्कोहल FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। इसीलिए हमने एक बात बोली थी जो लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ी होगी कि फिनॉल और अल्कोहल्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो दोनों आपस में कौन से आइसोमर होते हैं बच्चों? फंक्शनल आइसोमर। इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी फंक्शनल नेचर में डिफरेंस होता है। दोनों के लैब टेस्ट में केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस होता है। बच्चों अब हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो टेस्ट अभी तक हमने स्टडी कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो जो टेस्ट स्टडी करी हैं उसके अंदर हमने देखा था टेस्ट ऑफ एसिडिक H, सोडियम मेटल टेस्ट, एल्कीन अल्काइन टेस्ट, टर्मिनल अल्काइन टेस्ट, उसके बाद टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, टेस्ट फॉर फिनॉल्स एंड इनॉल्स। इन सभी टेस्ट से मिला करके हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और वीडियो को आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं।
अदरवाइज यहाँ आप नोटिस करते जाएं। पहले स्ट्रक्चर का DU C5H12O DU0, DU0 तो इसका जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले लिखा आपने DU0, कंफर्म हो गया कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बट ये लुकास टेस्ट इमीडिएट देता है, इमीडिएट देता है मींस कौन सा डिग्री का अल्कोहल होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो मुझे 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या इस टाइप का अल्कोहल बनाना पड़ेगा, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। टोटल कार्बन है 5, इसमें कितने यूज हुए 4, तो मैं एक कार्बन और लगा सकता हूँ, बाकी हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे CH3 CH2 CH3 एंड CH3। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। ए की स्ट्रक्चर पॉसिबल है ए, तो दिस इज ए। नेक्स्ट बी में देखो क्या क्या हिंट आपको दिए हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में ऑरेंज रेड कलर आ रहा है, मीन्स अल्कोहल है, एरोमेटिक कंपाउंड है, FeCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, इसका मतलब ये फिनॉल नहीं है, अल्कोहल है बट फिनॉल नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा इट इज अल्कोहल है बट ये फिनॉल नहीं है। C7H8O DU चेक किया, DU आ रहा है 4, एरोमेटिक है, इसका मतलब आपको बेंजीन बनाना पड़ेगा, तो बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन बनाने के बाद एक कार्बन और बच रहा है, उसी कार्बन पर मैं लिख देता हूं CH2 और इसी पर मैं लगा देता हूं OH। तो ये कार्बन था sp3 और इसीलिए इसको बोलेंगे हम अल्कोहल, क्योंकि sp3 कार्बन से जब OH कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो ये कंपाउंड है बेंजाइल अल्कोहल, तो इसमें आंसर हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बिकॉज वो अल्कोहल होने की वजह से FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। अगर वो फिनॉल होता तो FeCl3 टेस्ट देता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का जस्ट अपोजिट पूछा आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि एरोमेटिक है और FeCl3 टेस्ट देता है, वॉयलेट कलर देता है, सारी इंफॉर्मेशन सुपर वाली ही है, बट इसके अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए, अल्कोहल एब्सेंट, फिनॉल प्रेजेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, कंपाउंड एरोमेटिक, ये बनाया आपने बेंजीन, इस पे लगा दिया OH। अब आपके पास एक कार्बन और बचा हुआ है, उस कार्बन का हम यूज करेंगे, तो उस कार्बन का यूज मैं ऑर्थो पे भी कर सकता हूँ, मेटा पे भी कर सकता हूँ और पैरा पे भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको कंबाइंडली अगर ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब ये ऑर्थो भी बन सकता है, मेटा भी बन सकता है और पैरा भी बन सकता है, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। तो यहाँ हमने देखा कि ये ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल था, जिसमें कि OH बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये इसको फुलफिल कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्या ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट C4H8O D कोई कंपाउंड है, लुकास टेस्ट नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता लुकास के साथ। इसमें चेक करते हैं इसका DU कितना है, 1, इसका मतलब इसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ये लुकास के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसमें ना 1 डिग्री होगा, ना 2 डिग्री होगा, ना 3 डिग्री होगा, तो यहाँ लिख देंगे OH ग्रुप एब्सेंट होगा। तो फिर ऑक्सीजन का क्या करें, तो ऑक्सीजन से हम क्या बना सकते हैं, फिर हम ईथर बना सकते हैं। ईथर बनाते हैं तो इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि पॉसिबल हैं। मैं एक आंसर अभी लिखता हूँ, सपोज ये बनाया, इसका DU 1 हो गया, इसमें कोई अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है। अब आप चाहें तो इसमें बहुत सारे ईथर और भी बना सकते हो, साइक्लिक ईथर बनाते चाहें, ये भी बन सकता है। इसके टोटल आइसोमर्स अगर पूछे जाएं तो हम इन सब को काउंट करके निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ साइक्लिक ईथर्स अगर लिख रहा हूं तो साइक्लिक ईथर्स में क्या क्या बन सकते हैं वो आप देखें, इतने तो इसके साइक्लिक ईथर बन सकते हैं। अब मैं रिंग से बाहर के अगर ईथर बनाता हूं, ये भी पॉसिबल है, तो इसके 6 तो साइक्लिक ईथर होगा और एक बाहर वाला ईथर भी बन सकता है जो कि 4 कार्बन से पॉसिबल है। तो इतने सारे इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, बट अल्कोहल इसमें एब्सेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H8O, इसका भी DU 1 है, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, विक्टर मेयर टेस्ट, यस विक्टर मेयर टेस्ट दे रहा है, ब्लू कलर, इसका मतलब ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल होना चाहिए, रेड ब्लू कलरलेस, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। DU कितना है, 1। ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेगेटिव, इसका मतलब C डबल बॉन्ड C एब्सेंट। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग बनानी पड़ेगी, तो इसकी रिंग बना लेते हैं। और रिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल कौन से डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री का। तो यहाँ 2 रिंग पॉसिबल हैं, एक ये रिंग हो सकती है और एक ये रिंग हो सकती है, इसमें आपको 2 डिग्री अल्कोहल्स आइडेंटिफाई करने हैं।
क्या यहाँ बनाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें अगर यहाँ बनाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये इसके दोनों पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। क्या है बच्चों, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट ट्राई करें, C5H8O। देखिए C5H8O, इसका DU कितना होगा, तो इसका DU निकालना शुरू करते हैं। इसका DU आ जाएगा 2। ये टॉलरेंस के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, गुड। इसका मतलब कौन सा एल्काइन होना चाहिए, टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट देता है रेड कलर, कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। इन सभी इंफॉर्मेशंस को यूज करें, ये हमारे लिए हिंट्स हो गए उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के। इनको यूज करते हैं तो 5 कार्बन से मुझे टर्मिनल अल्काइन भी बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल भी बनाना है। तो मैं स्ट्रक्चर लिखना शुरू करता हूं। टर्मिनल अल्काइन से शुरू करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C। 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए कॉर्नर वाले पर OH लगा दीजिए। ये इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसमें एक ब्रांचिंग भी हो सकती है, इस CH2 को उठा के मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, जिसमें टर्मिनल अल्काइन भी हो और 1 डिग्री अल्कोहल भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, C4H10O, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट नेगेटिव, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। FeCl3 टेस्ट, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ना तो इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, ना ही इसमें कोई इनऑल प्रेजेंट है। तो फिर इसके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम इसी तरीके से बन जाएंगे जैसे कि अपन ने इसमें बनाए थे, लेकिन यहाँ पर DU1 था और इसका DU 0 है। तो DU 0 है तो इसके ईथर्स हमें बनाने चाहिए। तो 4 कार्बन के जो टोटल ईथर बन सकते हैं, ओपन चेन फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों ईथर इसके लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। अब वहां पर अगर मल्टीपल चॉइस है तो आप ये तीनों को टिक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, C7H8O, अगेन इट इज एरोमेटिक, बट ये FeCl3 टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब इसमें फिनॉल नहीं है। ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब इसमें अल्कोहल भी नहीं है और अल्कोहल का OH भी नहीं है, फिनॉल का भी OH नहीं है। तब फिर इसमें क्या हो सकता है, DU इसका 4 है, बेंजीन इसमें होना ही चाहिए। टोटल कार्बन मेरे पास 7 है, तो मुझे ईथर ही बनाना चाहिए और ये ईथर बन जाएगा ये, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनीसॉल। तो इस तरीके से हमने चेक किए, इतने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए कि कब इंफॉर्मेशंस यस या नो में दी हुई है, तो उसका यस और नो आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग टेस्ट पढ़ रहे थे फिनॉल इनॉल का टेस्ट, और उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं आगे, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए इन जनरल ये 4 टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट ये आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, लिटमस पेपर टेस्ट। ये लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड बेस रेंज में काम करता है। तो जब हम लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो उसका ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि इसमें एसिड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसका अपोजिट, अगर ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन में बेस है। तो लिटमस दोनों के लिए यूज किया जाता है और एक पर्टिकुलर रेंज में काम करता है, 4.5 से 8.3 pH ये इसकी रेंज होती है। 4.5 से कम जाने पर रेड में और 8.3 से ज्यादा जाने पर ये ब्लू में कन्वर्ट होता है। सेकेंड टेस्ट सोडियम मेटल टेस्ट, जो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। सोडियम मेटल टेस्ट एक्टिव हाइड्रोजन का टेस्ट होता है और एसिड्स के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है, तो इसलिए ये H2 गैस रिलीज करते हैं। थर्ड इज एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर की प्रिपरेशन। एस्टर में फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट्स की स्मेल आती है, तो वो स्मेल हमें आएगी जब हम एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से करते हैं। तो एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम गिव्स एस्टर प्लस वाटर। तो जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा उसमें से फ्रूटी स्मेल आना स्टार्ट होगा और ये इस बात को कंफर्म करेगा कि सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस टेस्ट को देंगे। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव CO2 गैस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी केमिकल रिएक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है।
मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। एसिड लिया आपने RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसके कार्बन को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया स्टार लगा के। अब इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये एसिड का काम करता है और ये बेस का काम करता है। तो एसिड बेस रिएक्शन से हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, तो हाइड्रोजन को आप एक्सचेंज करवा दीजिए और सोडियम मेटल इसके साथ लगा दीजिए। हमने मेटल यहाँ लगा दिया, ये एसिड का सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन को हमने दे दिया HCO3 को, ये बन जाएगा H2CO3। ये लिखा देखो H2CO3, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। अब इस कार्बोनिक एसिड में एक ही कार्बन पर दो OH लगे हुए हैं। आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब किसी भी कार्बन पर दो OH होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये इमीडिएटली वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और अगर मैं इसमें से नेट एक वाटर निकाल दूं तो बचा हुआ CO2 गैस इसमें से रिलीज होने वाली है, ये CO2 गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी। और CO2 गैस बबल्स के फॉर्म में निकलती है, इफर्सेंस निकलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इनो, उसमें जब आप पानी डालते हो तो वो इफर्सेंस ऊपर आते हैं और उसमें से CO2 गैस बबलिंग करती हुई बाहर निकलती है। सेम टेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये CO2 गैस इन दोनों में से किस मॉलिक्यूल से मिली है, एसिड से या बाइकार्बोनेट से? तो हमने देखो आगे की रिएक्शन चेक करें, बाइकार्बोनेट से बना कार्बोनिक एसिड और उसी पे स्टार लगा था, उसी से CO2 मिली, तो ये कंफर्म हो गया कि CO2 गैस कहां से आती है भाई, बाइकार्बोनेट से, ना कि एसिड से। कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर कुछ खास बात है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और कौन कौन दे सकता है। तो बच्चों देखो, मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, वो भी एसिड्स का ही काम करते हैं और वो इसके साथ पैरेलल या इससे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड RSO3H, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम बोलते हैं विटामिन C, लेमन में होता है, स्क्वायरिक एसिड स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, दो OH दो डबल बॉन्ड O, यानी कि ये एसिड का काम कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से काम करता है, इसमें दो डाई कार्बोक्सिलिक की तरह से ये बिहेव करने वाला है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये भी एसिड का काम करता है। डाई और ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसमें 2 या 3 एनोटो ग्रुप्स लगा दें, उसका एक एग्जाम्पल आप जानते भी हो, पिक्रिक एसिड, हम लोगों ने पढ़ा था ये पिक्रिक एसिड। ये सभी कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एसिड का बिहेवियर शो करते हैं और सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। मींस ये भी CO2 गैस रिलीज करने वाले हैं, लेकिन फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, एज वेल एज अल्कोहल भी ये टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स की भी एसिडिक नेचर नहीं होती है। तो ये टेस्ट केवल किस किस के लिए आएगा, जो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो CO2 गैस रिलीज करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बाइकार्बोनेट टेस्ट के ऊपर। विच कैन रिलीज CO2 गैस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी अभी हमने चेक किया है कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस देते हैं, उसमें सारे कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, सभी सल्फोनिक एसिड आने वाले हैं। फिनॉल्स में तभी आएगा जब वो पैरानाइट्रोफिनॉल हो, डाइनाइट्रोफिनॉल हो या ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो। कुछ और भी थे, एस्कॉर्बिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, ये भी उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहां चेक करना स्टार्ट करते हैं। ए, स्ट्रक्चर फिनॉल है, इसकी एसिडिक नेचर कम है इसलिए नहीं देता है। बी, इसमें OH और C डबल बॉन्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं, आपको ये पहचानना है कि ये कंपाउंड कौन सा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। कितने स्टूडेंट को लगता है इसमें एसिड है? अगर एसिड है तो हमारा आंसर होगा यस, और जिनको लगता है कि नहीं ये एसिड नहीं है तो आंसर हो जाएगा नो। तो मैं बताता हूं आपको, इसमें OH अल्कोहल का काम कर रहा है और CO कीटोन का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है या कीटो ग्रुप भी है, तो हाइड्रोक्सी प्लस कीटो ग्रुप है, ये इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। सी में आइडेंटिफाई करिए, COO फिर OH की जगह हमने क्या लगा दिया है, D, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू CH3 CH2 COOH, H की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, D। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन देता है। अगेन इज क्लियरली shown here, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स टेस्ट। फिनॉल है और कौन सा फिनॉल है, पैरानाइट्रो,
पैरा का मतलब फोर्थ पोजीशन पर NO2 ग्रुप, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स देते हैं, तो ये देना चाहिए। नेक्स्ट, क्या इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, लेकिन ये अल्कोहल फिनॉल वाला नहीं है। पैरा नाइट्रो भी है बट ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि sp3 कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अल्कोहल, और अल्कोहल ये वाले टेस्ट नहीं देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां कंफ्यूजन हो सकता है, पैरा नाइट्रो हमको दिख रहा है बट फिनॉल नहीं है। आगे देखेंगे SO3H, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आसानी से दे सकता है। आगे जो स्ट्रक्चर है उसमें एस्टर दिख रहा है, एस्टर ये टेस्ट नहीं देते हैं बच्चों। आगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है, अमाइड भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो फिर से चेक कर लेते हैं किस किसने दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, H की जगह अगर D लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिएक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड, पैरानाइट्रोफिनॉल, सल्फोनिक एसिड, बट अदर एग्जाम्पल्स ने नहीं दिया है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड्स, अब आपको स्ट्रक्चर पता लगाने हैं इस टेस्ट को यूज करते हुए। सबसे पहला एग्जांपल C2H4O2। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है DU चेक करें। इसका DU है 1, DU 1 है, उससे पता लग जाएगा कि इसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है, मींस डबल बॉन्ड O बन सकता है, और ये बाइकार्बोनेट के साथ CO2 रिलीज कर रहा है। तो मैं इसके अंदर ग्रुप लिख सकता हूं कि एक ग्रुप COOH होगा। पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से COOH अगर माइनस कर लिया जाए तो बताइए अब रिमेनिंग क्या बचता है, एक CH3 और बचता है। तो इसी के आगे अगर मैं लगा देता हूं CH3COOH, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी में भी गिवन है, बट बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब मुझे बोलना चाहिए कि DU 1 है बट इसमें एसिड नहीं है, और जब एसिड नहीं होगा तो फिर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टर बनाएगा या कुछ और फंक्शनल बनाएगा। तो मैं इसको चेक करता हूं कि 2 कार्बन अगर रहते हुए मुझे अगर लिखना चाहिए तो मैं इसको एस्टर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर एस्टर होगा और ये एसिड की तरह से बिहेव नहीं करेगा। देखो एस्टर में, देखो मेन चेन में हमने एक कार्बन रखा है और ऑक्सीजन पे एक कार्बन लगाया है, टोटल 2 कार्बन का हमने यूज किया है। अब सी की बात करते हैं, जो C5H4O8, बहुत सारे ऑक्सीजन है इसमें, 8 ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल इसका दिया है, और 1 मोल के साथ यहाँ पर कितने मोल्स मिल रहे हैं, 4 मोल CO2 इसमें निकल रही है। 4 मोल CO2 अगर निकल सकती है तो यहाँ पर कितने COOH ग्रुप होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। अगर ये 4 COOH है तो 8 ऑक्सीजन से हम 4 COOH में कन्वर्ट कर लें। तो मैंने इसका हिंट लिखा सबसे पहले DU, तो DU निकल के आएगा 6 - 2, तो 4 इसका DU है, और मैं COOH को लिखूं तो कितने होने चाहिए, 4। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम टोटल में से माइनस कर लें, 4 कार्बन हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो सिर्फ एक ही कार्बन बचता है। क्या मुझे उसी एक ही कार्बन पर ये सभी COOH लगा देने चाहिए? तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, हमने हर चीज को यूटिलाइज किया है, 1 मोल को भी ध्यान से देखा है, DU को भी ध्यान से देखा है, उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पर पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। C7H6O2 एरोमेटिक है, ओहो एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग इसके अंदर होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, तो DU चेक किया, देखिए 8 - 3, तो DU हो गया 5 DU है, तो बेंजीन के लिए चाहिए 4, और एक चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो मैं यहाँ बेंजीन बनाता हूँ, और उसके बाद सिर्फ एक ही कार्बन रिमेनिंग है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये COOH बेंजोइक एसिड होगा, जो कि बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सकता है। अगेन देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन एरोमेटिक कंपाउंड, बट बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे रहा है, तो कंफर्म है सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन COOH एब्सेंट होना चाहिए। तो फिर मैं इसके कौन से फंक्शनल्स बना सकता हूं, तो यहां पर मैंने देखा बेंजीन बनाया, मुझे सिर्फ COOH ही यूज करना है, तो मैं इसको एस्टर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा फेनिल मिथेनॉइट। अगर आप थोड़ा और आगे जाएं और सोचें, तो इसको मैं CH डबल बॉन्ड O में भी कन्वर्ट कर लूं, अब मेरे पास एक ऑक्सीजन और बच गया, एक ऑक्सीजन और है क्योंकि 2 टोटल थे।
अब ये दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को मैं अगर किसी भी प्लेस पर यूज करूंगा तो उसके एच को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन पर एक ही बॉन्ड आप बना सकते हो। तो यहां से अगर मैं एच रिमूव करता हूं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो मैं इसको सेंटर से ही कनेक्ट कर लेता हूं कि यहाँ OH हो सकते हैं, ऑर्था भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? 4। अगर ये एग्जाम में न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है तो आपको इसका आंसर लिखना चाहिए 4 ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन सकते हैं जो बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देने वाले हैं। चलिए अब एक रिएक्शन और देखते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट लिखना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था, एसिड, इसका हम H निकालते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा एसिड का और ये बाइकार्बोनेट H2CO3 में कन्वर्ट होगा, CH3COONA प्लस जो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होगा उसको आप देखें ध्यान से, कार्बन को हमने आइसोटॉपिक लिया हुआ है C14, इसका एक आइसोटॉप हमने बनाया है। अब ये दो OH एक ही कार्बन पर कनेक्टेड है, इसमें से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना चाहिए। और अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता हूं तो वाटर को अलग कर दीजिए, प्लस CO2 में ये 14 लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं CO2 का मॉलिक्यूलर मास इसमें पूछ लेता न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता? जो भी नॉर्मल CO2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा उससे ये कुछ एक्स्ट्रा होगा, बिकॉज कार्बन 12 नॉर्मल होता है और ये आइसोटॉपिक है C14। तो 12 के साथ इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास आता है बेटा 44, लेकिन इस वाले का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बच्चों? 46। तो यहाँ धोखा हो सकता था, उसका हमें ध्यान रखना है कि CO2 में 14 है या नॉर्मल है। हाँ तो बच्चों सेकंड टेस्ट की हम बात करते हैं अब, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट का दूसरा नाम बोला जा सकता है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं CHX3। CHX3 में अगर X इज इक्वल टू आयोडीन तो ये बनेगा आयोडोफॉर्म, इफ X इज ब्रोमीन तो ये बनेगा ब्रोमोफॉर्म, इफ X इज Cl तो ये बनेगा क्लोरोफॉर्म, इफ X इज F तो ये बनेगा फ्लोरोफॉर्म। तो इस टेस्ट के अंदर मेन जो नेम होगा वो हेलोफॉर्म टेस्ट बोला जाएगा, बट हम आयोडीन के साथ ही लैब में इसको परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आयोडीन के साथ सबसे सेफ होता है और आसानी से विजुअलाइज हो जाता है, इसलिए हम इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या रिएक्टेंट इसमें होने चाहिए, कौन इस टेस्ट को देने वाला है, इस टेस्ट की सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट है। तो रिएक्टेंट्स में कीटोन्स हो सकते हैं, कौन से कीटोन्स? जिसमें COCH3 ग्रुप कनेक्टेड हो, इसका मतलब एक टर्मिनल COCH3 होना चाहिए, दूसरे टर्मिनल में कोई आप कार्बन चेन लगा सकते हो, 1 2 3 X नंबर ऑफ कार्बन हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, बट कीटोन कैसा होना चाहिए? COCH3 नेचर का होना चाहिए। दूसरा कौन दे सकता है? 1-2 डिग्री अल्कोहल्स दे सकते हैं और उसमें भी CHOH CH3 ग्रुप होना ही चाहिए। इस R की जगह पर हम कितने ही कार्बन यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसमें हमें ये दो चीज इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, कीटोन विद COCH3, अल्कोहल विद CHOH CH3। अब बात करते हैं रिएजेंट्स क्या डालेंगे। तो रिएजेंट्स में हम लेंगे आयोडीन प्लस बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं OH माइनस, या हम कोई भी ऐसा सोर्स यूज कर सकते हैं जो OH माइनस रिलीज करता हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से किसी भी बेस का हम यूज कर सकते हैं। और जब इन दोनों को हम लेते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेते हैं? NaOI, यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइट ये कंपाउंड का नेम है। या पोटेशियम वाला बेस लोगे तो KOI बनाएंगे, कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम का बन जाएगा। और कुल मिलाकर के मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में से कोई भी आप रिएजेंट यूज कर सकते हो, या तो आप आयोडीन के साथ बेस डाल दीजिए या डायरेक्टली आप NaOI यूज कर लीजिए। तो दो चीजें हमने याद कर ली हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्टेंट होना चाहिए कीटोन COCH3 जैसा, अल्कोहल CHOH CH3 जैसा। अल्कोहल का डिग्री 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। रिएजेंट में आयोडीन प्लस बेस या NaOI हम लेते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिएक्शन को भी याद रखना जरूरी होगा। और रिएक्शन होगी, देखो हमने लिखा COCH3 कीटोन का रिएक्शन। तो बच्चों देखो इस कीटोन के अंदर आयोडीन से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फाइनली ये CH3 इसमें से निकल जाता है, और इस CH3 को अगर मैं निकाल देता हूँ तो यही कन्वर्ट होता है CHI3 में, इसी को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और इसका कलर होता है येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म में।
तो जब आप इसको टेस्ट ट्यूब में ले रहे होंगे तो टेस्ट ट्यूब में फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके बॉटम में आपको येलो कलर दिखाई देगा और वो कंफर्म करेगा कि जो कीटोन आप ले रहे थे उसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा है, इसका भी मतलब है कि उसमें COCH3 जैसा कीटोन नहीं है, कुछ और हो सकता है, बट डेफिनेटली ये एब्सेंट होगा। सेम रिएक्शन हम रिपीट करते हैं अल्कोहल के लिए। देखो बच्चों, CHOH CH3 जो बोला था हमने वही लिया, आयोडीन बेसिक मीडियम, रिएक्शन होगी, फिर ये CH3 यहाँ से ब्रेक होगा और ये CHI3 में कन्वर्ट होगा और बचा हुआ कंपाउंड एसिड में जाएगा। और ये एसिड अगर मैं इसको एसिडिफाई कर दूं, यानी कि इसमें मैं H+ और डाल देता हूं, तो ये कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखते हैं स्टार्टिंग से इसमें जितने कार्बन प्रेजेंट थी उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा जो CH3 रिलीज हुआ है, रिमूव हुआ है। तो बचा हुआ एसिड जो होगा उसमें एक कार्बन इसके रिएक्टेंट से कम होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमें कीटोन में अगर एक कार्बन कम करना हो या सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल में एक कार्बन कम करना हो तो हम इस केमिकल रिएक्शन का यूज कर सकते हैं और इससे हम एक कार्बन कम का एसिड बना सकते हैं और साथ में आयोडोफॉर्म जो कि प्रेसिपिटेट अलग से बन जाता है। नेक्स्ट, इसमें अब कुछ खास बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा RCOCH3, तो यहाँ पर R क्या नहीं हो सकता? तो बच्चों यहाँ पर R ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए जिसके पास ऐसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लोन पेयर्स। तो ऐसा कोई भी एटम ना हो जिसके पास लोन पेयर हो। तो जब मैं यहाँ पर अगर OH लिखता हूँ तो ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैं OR या OCH3 लिखता हूँ तो ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि मैं कोई हैलोजन लिखता हूँ तो हैलोजन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। मीन्स इस R के प्लेस पर इस स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा एटम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एटम नहीं होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हो। तो सीधा सीधा है कि हम इसको और इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं कि जितने भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स होंगे वो ये टेस्ट नहीं देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देंगे और एसिड डेरिवेटिव्स नहीं देंगे। एसिड डेरिवेटिव्स के नेम एस्टर नहीं दे सकता, एसिड हलाइड, एनहाइड्राइड और अमाइड, ये 4 इसके डेरिवेटिव होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये टेस्ट किसके लिए था बच्चों? कीटोन्स के लिए या फिर अल्कोहल्स के लिए। लेकिन किसके लिए नहीं था? एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के लिए नहीं था। एक और सेकंड पॉइंट पे आते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। 3 डिग्री अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें ये सेम केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम। तो उसको भी अपन इग्नोर करेंगे, वो ये टेस्ट नहीं देगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे एग्जांपल्स में हमारे लिए हिंट का काम करेगा, आउट ऑफ द ऑल एल्डिहाइड्स ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स दिस रिएक्शन, दिस टेस्ट। एसिटाल्डिहाइड की आप स्ट्रक्चर देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो बच्चों, क्या ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है? बट यहां पर कार्बन चेन की जगह हाइड्रोजन हमने लगाया है। तो कार्बन चेन की जगह हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं दोनों में, बट हम लोन पेयर वाले ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते। ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। तो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉइंट नंबर 4। इन प्लेस ऑफ आयोडीन वी कैन यूज क्लोरीन और ब्रोमीन बट नॉट फ्लोरीन इन दिस रिएक्शन। बिकॉज आयोडीन से हमने बनाया था आयोडोफॉर्म, अगर हमने हेलोजन चेंज किया क्लोरीन तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन तो ब्रोमोफॉर्म। बट फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। फ्लोरीन बहुत जगह एक्सेप्शनली वर्क करता है और बहुत सारे रिएक्शंस में सेम कैटेगरी से या सेम तरीके से बिहेव नहीं करता है। क्लोरोफॉर्म क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक तो कलरलेस लिक्विड है, तो टेस्ट ट्यूब में पता नहीं चलेगा। दूसरा, एनेस्थेटिक का काम करने वाला है, यानी कि मैंने सपोज कर लीजिए कि लेब के अंदर क्लोरीन गैस पास करके ये टेस्ट किया होता और उसमें से क्लोरोफॉर्म थोड़ा थोड़ा एवोपरेट होके मैं भी उसको कंज्यूम करता रहता, इनहेल करता रहता, और पता लगता कि 1 मिनट के बाद मैं खुद ही बेहोश हो गया। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को अपन अवॉइड करते हैं, क्लोरीन का यूज नहीं करते। ब्रोमीन को हैंडल करना ही अपने आप में बहुत टफ होता है, टिपिकल होता है। ये बहुत पैक कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है,
तो जनरली इसको अवॉइड किया जाता है, बट केमिकल रिएक्शन इन दोनों के साथ वही होगी जो आयोडीन के साथ होती है। बट आयोडीन से जो बनता है वो सॉलिड होता है और उससे हमें कोई खतरा नहीं है, तो हम आयोडोफॉर्म बनाते हैं और उस टेस्ट को यूज कर लेते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है? तो हमने क्या देखा था, COCH3 वाले कीटोन्स और CHOH CH3 वाले अल्कोहल्स देंगे। एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड है दुनिया में जो ये टेस्ट देता है, वो था एसिटल्डिहाइड, और बाकी हमने कहा था एसिड और एसिड के डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देने वाले हैं। तो आप आंसर सोचिए, क्या फर्स्ट में कहीं COCH3 जैसा ग्रुप है? CH3 एब्सेंट है तो मना कर देंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड से नहीं होगा। दूसरा CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, इसी के स्ट्रक्चर को अगर मैंने चेंज करके लिखा होता तो मैं H को यहाँ से हटा लेता हूँ, सपोज H यहाँ लगा देता हूँ, तो क्या ये COCH3 हो गया और साइड में क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो ये अकेला एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देने वाला है। फिर एक और एल्डिहाइड आता है, तो अब हम समझ ही गए हैं कि एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसमें COCH3 नहीं है, मना कर दें। फिर से एल्डिहाइड CHO, बट इसमें भी COCH3 डायरेक्ट नहीं है, उसके बाद CH3 लगा हुआ है बट डायरेक्टली CH3 नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स ये टेस्ट नहीं देंगे। तो देखिए आप, एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड टेस्ट देता है, बाकी सारे एल्डिहाइड्स को हमने मना कर दिया है कि नहीं, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो नहीं देंगे। अब बारी आती है अल्कोहल की। बेटा देखो, फर्स्ट अल्कोहल का एग्जांपल है CH3CH2OH। क्या इसी अल्कोहल को मैं इस तरीके से एक बार लिखने की कोशिश करता हूं, CH3CHOHH, क्या ये CH3CH2OH बन गया? इसमें ये ग्रुप है जो हमारे को कंपल्सरीली चाहिए होता है, तो ये इतने ग्रुप की वजह से ये टेस्ट परफॉर्म करने वाला है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में ये अकेला ऐसा अल्कोहल होगा जो टेस्ट परफॉर्म करेगा। नाउ 2 डिग्री अल्कोहल, सो इट इज CHOH CH3, तो कंफर्म ये टेस्ट देने वाला है। इसमें देखिए अब CHOH है बट डायरेक्टली CH3 नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। इसमें देखो COH और CH3 भी है बट यहाँ पर H नहीं है, देखिए हमने लिखा था CH, यहाँ देखो H नहीं है, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। और ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है बच्चों? 3 डिग्री अल्कोहल। तो सिर्फ कौन से अल्कोहल दे सकते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल टेस्ट दे सकते हैं, बट 3 डिग्री अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। तो अल्कोहल्स की कैटेगरी समझ में आ गई आप लोगों को। अब थर्ड में आते हैं कीटोन्स। मैंने इसमें सभी कीटोन्स के एग्जांपल लिए हैं। देखिए कीटोन्स में COCH3, इधर बेंजीन लगा है, कोई बात नहीं, ये टेस्ट देगा। यहाँ भी देखिए COCH3, इधर रिंग लगी हुई है, कोई बात नहीं है, ये भी टेस्ट देगा। इसमें देखते हैं COCH3, आगे कोई लंबी सी चेन है, ये भी टेस्ट देगा। इसमें देखो COCH2 फिर CH3, इसको हम बोलेंगे नहीं देगा। अब इन दोनों में एक खास बात देखते हैं, इन दोनों में पोजीशंस चेंज हो रही है C डबल बॉन्ड O की, ये दोनों आइसोमर हैं, लेकिन अगर मेरे को इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज करूंगा। दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने सैंपल लिए, आपको नहीं मालूम कि ये 2 पेंटेनॉन है या 3 पेंटेनॉन है, लेकिन अब हम उसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं, और अगर हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाने के बाद चेक किया तो जिसमें रिजल्ट मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है, वो 2 पेंटेनॉन होगा, और जिसमें नहीं मिल रहा है वो 3 पेंटेनॉन होगा। तो हम दोनों टेस्ट ट्यूब को लेबल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां मैंने देखो लिखा COCH3, इधर तो नहीं है लेकिन इधर भी नहीं है, इधर लेकिन CH3 की जगह पर कुछ हैलोजन लगे हुए हैं, और अल्टीमेटली ये CH3 कन्वर्ट होता है CI3 में। इसका मतलब हैलोजन तो यहाँ आने ही वाले थे और इसने ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो रिएक्शन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 हैलोजन 2 आयोडीन पहले से ही हैं। तो ये कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड टेस्ट देंगे। लेकिन इसी में मैं एक दो चीज और ऐड करूं, सपोज जैसे मैंने लिखा CH3CO, ये ग्रुप लिख दिया, और यहां पर मैंने ग्रुप लगा दिया एस्टर। बिल्कुल मना करना चाहिए आपको, क्योंकि एस्टर ये टेस्ट नहीं देते हैं, जबकि इसमें सारी कंडीशंस मैच कर रही थी सिर्फ इसके। इसी तरीके से अगर मैं और भी लिखता हूं CH3COCl लिख दिया, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टोटल इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये भी सेम रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं इसमें और आगे जाता हूं, एसिड के डेरिवेटिव्स में अमाइड की हम बात करें,
यहाँ पर भी लोन पेयर हैं और ये भी सेम रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आप एसिड और एसिड के डेरिवेटिव ये रिएक्शन नहीं देते हैं। एक स्ट्रक्चर हम एसिड का भी लिख लेते हैं, CH3COOH। इसमें भी ऑक्सीजन के पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं होने देंगे, तो ये भी नहीं देगा। तो मैंने बताया आपको एसिड, एस्टर, एसिडलाइड, अमाइड और एनहाइड्राइड ये टेस्ट नहीं देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स। बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन को ध्यान में रखना था। क्या काम ध्यान में रखना था हमें? CH3 को हटा के CHI3 में लेके जाएंगे और बचे हुए को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या यहाँ पर दोनों तरफ CH3 है? किसी एक को हटा लीजिए, किसी एक को हटा लेंगे तो फिर CH3COONA ये एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ में CHI3 का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। ये इसकी केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, अल्कोहल के साथ लिखनी है। अगेन वही सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। CHOH CH3 है तो ये भी COONA में कन्वर्ट होगा प्लस CHI3 बनाएगा। लेकिन अगर इसका मैं एसिडिफिकेशन करता हूँ तो एसिडिफिकेशन करने से ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट एसिड में प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। इसका भी आप अगर बनाते हैं तो एसिड कंप्लीट बन जाएगा। तो ये हमने देखे 2 क्वेश्चन। अब कुछ और बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है बच्चों एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा। कार्बोनिल लिखा है इसका मतलब आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों इसके अंदर होते हैं। अब मैं इसका टेस्ट लेता हूं जो कि कॉमन टेस्ट है। उस टेस्ट का नेम ही है 2,4-DNP, शॉर्ट में लिखा जाता है। DNP का फुल फॉर्म होता है बच्चों डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। और इनकी पोजीशंस होती है 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके स्ट्रक्चर में इस चीज को इंडिकेट करता हूँ। बेंजीन बना हुआ है, 2nd और 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमने लिख दिया 2,4 डाई नाइट्रो। इतना स्ट्रक्चर मिल गया आपको, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल। और लास्ट में क्या लिखा? हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर होता है NH2NH2, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में हमने इसको भी ऐड कर दिया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल को, तो कंबाइंडली बोलेंगे इसको 2,4-DNP। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट और लैब में बहुत आसानी से ये अवेलेबल भी होता है। आप लोगों को भी ये टेस्ट लैब में बिल्कुल करवाया जाएगा। इस टेस्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं? देखो बच्चों, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। किसका आएगा प्रेसिपिटेट? जब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेगा तब एक नया कंपाउंड बनेगा। हाइड्राजीन की जगह कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों? हाइड्राजोन। और वो हाइड्राजोन जो बनेगा उसका कलर कौन सा होगा? येलो ऑरेंज। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स 2,4-DNP के साथ मिलके हाइड्राजोन बनाते हैं जो कि येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है। इसकी केमिकल रिएक्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ एक लिखा एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन की हाइड्रा 2,4-DNP के साथ। हाइड्राजीन से एक वाटर आप निकाल दीजिए। बहुत आसान रिएक्शन लिखने के लिए, समझने के लिए भी बहुत आसान रिएक्शन है। ऑक्सीजन कार्बोनिल से और H2 हाइड्राजीन से हटाया जाएगा। और अगर ये वाटर निकाल दें तो वाटर निकालने के बाद जो रिमेनिंग कंपाउंड है उसमें C डबल बॉन्ड N जैसा कंपाउंड बनेगा। और C डबल बॉन्ड N के बाद अगर एक और N लगा दें तो कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइड्राजोन। और इसका कलर होता है येलो ऑरेंज। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक टेस्ट ऐसा है जो एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन टेस्ट होता है और उस टेस्ट का नाम है 2,4-DNP टेस्ट। अब इसके क्वेश्चंस हम, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। हम सिर्फ बात करेंगे अब केवल एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने की। इसके टोटल 4 टेस्ट होंगे, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और शिफ। रिपीट करता हूं कौन कौन से टेस्ट होंगे? टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और शिफ्स। ये 4 टेस्ट इसके लिए होंगे। टॉलेंस का नाम हम पहले भी सुन चुके हैं। टॉलेंस के अंदर जो रिएजेंट होता है दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 NH4OH। पहले टेस्ट में ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर बनता है। देखिए सिल्वर मिरर की हम बात करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ उसमें सिल्वर मिरर कैसा बनेगा। अगर सपोज आपने टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लिया हुआ है और अगर टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लिया हुआ है और उस एल्डिहाइड में हम ये डालते हैं टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मिरर जैसा दिखाई देता है। अगर आप इसको थोड़ा
मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो फिर ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट इसमें नीचे सेटल हो जाता है। देखो यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में आप अपना फेस देख सकते हो, बिल्कुल मिरर बन गया है। ये टेस्ट एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी फिर हम और लैब में जब आएंगे तब आपको बताएंगे। देखिए रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड कोई भी आप ले सकते हो। टॉलरेंस रिएजेंट डालने के बाद एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। यहां मैंने सॉल्ट के फॉर्म में लिखा है क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो ये सॉल्ट बन गया, मतलब एसिड ही बना है। और साथ में प्योर सिल्वर मिलेगी, एजी सॉलिड, बिल्कुल प्योर सिल्वर मिलेगी जिसका मिरर जैसा शेप बन जाता है। सेकंड टेस्ट, फैलिंग टेस्ट। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन में क्या होगा बच्चों, रेड कलर क्यूप्रस ऑक्साइड का मिलने वाला है, फॉर्म विद एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। किसके साथ, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ। इसके रिएजेंट्स में रिएजेंट फर्स्ट उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ए, तो सॉल्यूशन ए इसमें मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट। फिर बोला जाता है सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी मिलाया जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। घर में आप यूज करते हैं टार्ट्रिक एसिड, आपकी मम्मी यूज करती होंगी, और वही टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट हम इसमें भी यूज कर रहे हैं। तो अगेन रिपीट करते हैं, रिएजेंट में ए कॉपर सल्फेट, बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और फाइनली क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर। नेक्स्ट पे आते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। सेम ऑब्जर्वेशन है, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म विद एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। बेटा रिएजेंट्स, फर्स्ट रिएजेंट सेम है, सॉल्यूशन ए इज कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन बी यहां पर टार्ट्रेट की जगह आ जाएगा बेटा सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट होगा। तो यहां सिर्फ एक ही चेंज हुआ, सोडियम सिट्रेट, पर टेस्ट का नाम चेंज हो गया बेनेडिक्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो हमें ध्यान रखना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट अगर लेंगे तो फैलिंग बोलेंगे, और सोडियम सिट्रेट लेंगे तो बेनेडिक्ट बोलेंगे। दोनों की केमिकल रिएक्शन बिल्कुल 100% सेम है। कैसे, कोई एल्डिहाइड लीजिए RCHO, कॉपर सल्फेट डालिए, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर जो चार्ज होता है इट इज +2, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, तो मैंने कॉपर यहां पर लिखा हुआ है कि +2 में हमने लिया हुआ है, चार्ज +2 था। सोडियम सिट्रेट इसका डाल दिया, या सोडियम टार्ट्रेट डाल दीजिए, जो भी सोडियम का सॉल्ट आप ले रहे हैं। रिएक्शन वही होगी, एल्डिहाइड का एसिड में बनेगा कन्वर्जन, और जो कॉपर था +2 से वो किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। और Cu2O, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी, और 2 वैलेंसी कॉपर के साथ एक ही ऑक्सीजन आपने कनेक्ट किया है, कॉपर के 2 एटम कनेक्ट किए हुए हैं, इसका मतलब कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, +1। इसका प्रेसिपिटेट बनता है रेड कलर का। तो फैलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट की केमिकल रिएक्शन आइडेंटिकल है, एल्डिहाइड का एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट। और इसका फोर्थ टेस्ट है बच्चों शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका नेम है पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज ए वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। इसकी जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो अगेन रिएक्शन सेम होती है, एल्डिहाइड का एसिड बनता है, बट ऑब्जर्वेशन में क्या आता है वो देखते हैं अपन। इसकी ऑब्जर्वेशन में आता है बेटा पिंक कलर। पिंक कलर कहां से आता है, इस सॉल्यूशन का ऑलरेडी पिंक कलर ही होता है, बट इस सॉल्यूशन को हम डीकलराइज कर लेते हैं, सैचुरेट कर लेते हैं, और डीकलराइज करने के बाद वो कलरलेस बनता है। और जब उस कलरलेस सॉल्यूशन में आप एल्डिहाइड मिक्स करोगे तो एल्डिहाइड मिक्स करने से पिंक कलर वापस से रीस्टोर करता है, रीअपियर करता है। तो शिफ्ट टेस्ट के अंदर इस सॉल्यूशन का पिंक कलर रीअपियर हो जाता है, तो कंफर्म हो जाता है कि सॉल्यूशन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो भी कंफर्म हो जाएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। अब इन पूरे 4 टेस्ट के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो लास्ट में अपन लोग लिख रहे हैं, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मतलब जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो, ऐसे एल्डिहाइड्स कौन कौन से टेस्ट नहीं देते हैं, डू नॉट गिव, फैलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए ही होता है, फैलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। बाकी दोनों टेस्ट सभी के लिए होते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट और शिफ्ट टेस्ट। सिमिलरली एक और ऑब्जर्वेशन है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है बच्चों HC+OH। इस HC+OH के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो HC+O ये एल्डिहाइड जैसा ग्रुप दिखाई देता है, और यही ग्रुप इन सभी रिएक्शंस में
जो यहाँ लिखी गई हैं कि ये टॉलरेंस भी दे सकता है, फेलिंग भी दे सकता है, बेनेडिक्ट भी दे सकता है, सभी रिएक्शंस में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करके एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्मिक एसिड ही अकेला ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट का टेस्ट देता है, बाकी अदर एसिड्स नहीं देंगे। जैसे अदर एसिड्स में अगर मैं यहाँ पर CH3 लिख दूं तो बच्चों जैसे ही CH3 लिखूंगा ये एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हुआ इसका मतलब फिर वो एल्डिहाइड वाले टेस्ट नहीं दे। यस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द अननोन कंपाउंड, स्ट्रक्चर बताने बच्चों आपको। चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट C2H4O। सॉल्यूशन बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप DU निकाला आपने, DU मिल गया बेटा 1। टॉलरेंस का टेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकती है, और अगर मैं डबल बॉन्ड लगाता हूं तो ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने देखा था डबल बॉन्ड पर OH अनस्टेबल होता है, ये लास्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये वाली स्ट्रक्चर नहीं मानी जाएगी। तो फिर हमें कौन सी स्ट्रक्चर सोचनी चाहिए जिसमें DU भी आ जाए और ऑक्सीजन भी आ जाए? हमें साइक्लिक ईथर सोचना चाहिए। बड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन 2 कार्बन से बन नहीं सकता, इन ऑल हम बना नहीं सकते, तो फिर हमें साइक्लिक सोचना होगा और ईथर बनाना होगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला C2H4O, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये सिल्वर मिरर देता है, यानी कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो CH3CH डबल बॉन्ड O, ये इसका आंसर बन जाएगा। बी का आंसर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट में 3 कार्बन है, C3H6O, फिर से चेक किया, DU इजिकल टू 1, टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए, तो CH डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो इससे पहले क्या बच गया आपके पास? 2 कार्बन एटम, तो CH3CH2 लगा दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब टेस्ट नहीं आएगा। जैसे आप लोगों को कभी अगर ब्लड टेस्ट करवाया हो तो उसमें लिखा होता है ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। मलेरिया का टेस्ट करवाया और आपको मलेरिया नहीं है तो लिखा होगा रिपोर्ट में नेगेटिव। तो यहाँ भी वही नेगेटिव हम यूज कर रहे हैं, वही पॉजिटिव हम यूज कर रहे हैं कि रिएक्शन नहीं हो रही है तो नेगेटिव, और रिएक्शन हो रही है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ टॉलरेंस नेगेटिव है, सीधा सीधा मतलब है एल्डिहाइड एब्सेंट। आयोडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, आयोडोफॉर्म बन रहा है, इसका मतलब COCH3 ग्रुप प्रेजेंट। अब मेरे को पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को यूज करना है, इसको लेते हुए तो मैं लिख सकता हूं CH3 COCH3 एसीटोन, इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि अब आप चेक करके देख लो, इसमें एल्डिहाइड नहीं है, नेगेटिव टेस्ट, COCH3 है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलिए अब एक एक कार्बन में इंक्रीज कर रहा हूं, आगे आ गए C4H8O, DU इजिकल टू 1 मींस एल्डिहाइड कीटोन होगा। फिर से दिया हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब CH3CO आपको लिखना ही चाहिए। बचे हुए 2 कार्बन तो आप लगा दीजिए CH2CH3 और C2H5, ये इसके लिए वैलिड आंसर हो जाएगा। फिर एक कार्बन और इंक्रीज किया, C5H10O, आयोडोफॉर्म ये भी देता है, इसका मतलब फिर से आप लिख सकते हो CH3CO। अब यहां पर आपके पास 3 कार्बन इन हैंड है जिसका आप यूज कर सकते हो। क्या बच्चों, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। COCH3 कंपल्सरीली होना चाहिए, बाकी चेन के हम 2 तरीके से प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो यहाँ 2 आंसर इसके पॉसिबल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, C8H8O, और एक हिंट दिया हुआ है एरोमेटिक, और जब भी एरोमेटिक का हिंट होता है हम उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक किया आपने DU, कितना DU आएगा बच्चों? 8 + 1 4, तो 5 DU होना चाहिए। अगर DU 5 है तो 4 DU बेंजीन के लिए और 1 DU एडिशनल, और ये टेस्ट दे रहा है आयोडोफॉर्म का, इसका सीधा मतलब है COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी हम एक बेंजीन की स्ट्रक्चर लगा देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। एसिटोफिनॉल इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C16H16। जब इसका हम DU फाइंड करते हैं तो P का DU निकल के आएगा 17 - 8,
मीन्स 9 DU आएगा। और इसका हमने ओजोलाइसिस किया, मीन्स बीच में से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो आप, इसमें C8H8O बनता है, इसका जस्ट हाफ बनता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, सेंटर में होगा डबल बॉन्ड। और अगर सेंटर में डबल बॉन्ड होगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से वो वेरीफाई भी हो जाएंगे। फिर भी हम इसका DU एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। इसका DU हो गया 5। ये ऊपर लिखा हुआ है C8H8O, वही ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। हिंट मिल गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का आयोडोफॉर्म किया तो R का पता चल जाएगा। तो बताइए बच्चों R क्या होना चाहिए? तो मैं सबसे पहले R ही यहाँ पर आंसर में लिखता हूँ। क्या इस वाले स्ट्रक्चर से R निकालेंगे तो CH3 को हटा दिया जाएगा। तो मैं CH3 हटा देता हूँ, PHCOONA, ये एसिड बना था। एक कार्बन कम हो जाता है, 1 कार्बन लेस का हमको एसिड मिला था। तो हमने सबसे पहले R फाइंड कर लिया। अब मुझे Q फाइंड करना है। तो Q हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, PSCOCH3। अब इसी के 2 मॉलिक्यूल्स को हमें कंबाइन करना है तो P की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो बच्चों इसके 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो P के स्ट्रक्चर में आएगा PHC डबल बॉन्ड C PH, दोनों पर एक एक CH3 लगे होंगे। इसको मैंने अगर ओजोलाइसिस किया तो इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी, एक एक ऑक्सीजन दोनों पर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पूरी रिवर्स कैलकुलेशन ट्राई करनी होती है। एक और अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, C5H8, इसका DU कितना होना चाहिए? 6 - 4, तो D होना चाहिए बच्चों 2। इसका हमने किया ओजोलाइसिस। ओजोलाइसिस करने के बाद मुझे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक प्रोडक्ट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद टॉलरेंस एंड आयोडोफॉर्म, दोनों के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। ओहो, दूसरा दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देने वाला आयोडोफॉर्म भी दे और टॉलरेंस भी दे, ऐसा कंपाउंड हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो Z है वो क्या होना चाहिए? CH3 और COH, क्योंकि इतना ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है आयोडोफॉर्म के लिए और ये इधर वाला ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है टॉलरेंस के लिए। तो ये वाला एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जो दोनों टेस्ट दे सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट और इतना टॉलरेंस टेस्ट। तो मुझे एक स्ट्रक्चर मिल गया Z, तो मैं अब Y का स्ट्रक्चर निकाल लेता हूं। तो मैं Y का स्ट्रक्चर अगर सोचता हूं तो Y के स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मेंबर के रिंग के साथ, और Z का स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब इन दोनों की अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो फिर इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली रिंग CH3। देखो बच्चों 2 DU आ गया इसके अंदर, टोटल 5 कार्बन आ गए। जब हमने इसको ब्रेक किया तो एक कंपाउंड ऐसा है जो दोनों टेस्ट नहीं देगा और दूसरा कंपाउंड ऐसा है जो दोनों टेस्ट देगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हिंट आपको ध्यान रखना है कि एक अकेला एल्डिहाइड है जो टॉलरेंस एंड आयोडोफॉर्म दोनों टेस्ट देता है, बाकी दुनिया के कोई एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, C5H10 DU = 1। ओजोलाइसिस किया, Y और Z 2 प्रोडक्ट मिले, इसका मतलब इसमें भी एल्कीन होना चाहिए। फिर से इंफॉर्मेशन, एक कंपाउंड ऐसा है जो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टॉलरेंस नेगेटिव, इसका मतलब ये कीटोन होना चाहिए। और दूसरा फिर से दिया बोथ पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव वाला सिर्फ एक ही कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड। तो क्या इससे आपको हिंट पता लग जाएगा? तो Z तो मैं लिख सकता हूं कि एसिटल्डिहाइड CH3 CHO। Y में एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए और कार्बन हमारे पास टोटल 5 थे तो इसमें बच जाएंगे 3। सो 2 कार्बन हियर, 3 कार्बन हियर, सो टोटल कार्बन एटम्स 5। सो स्ट्रक्चर फाइंड कर लेते हैं हम रिएक्टेंट का। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 2 बार इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए होमवर्क होगा, और वो होमवर्क मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जो आपको शीट इसमें मिली हुई है उस शीट का एक्सरसाइज 1 में कुछ सेक्शन है, उसमें से ABC सेक्शन आपको करने हैं। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2 से करेंगे जिसका पार्ट 1 आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।